हेलो एवरीवन। वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आपके लिए फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूं। हम फिजिक्स की क्लास को दोस्तों बिल्कुल डीपली थ्योरेटिकल सभी कंसेप्ट वाइज सीखना स्टार्ट करेंगे और आज हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारी क्लास, और हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा से, यानी फिजिक्स की डेफिनेशन से ही हम शुरू करते हैं। दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य तथा ऊर्जा इन दोनों के बीच संबंधों को बताती है उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, दो चीजें होंगी हमारे पास, एक द्रव्य और दूसरी है ऊर्जा। इन दोनों के मध्य संबंध बताने वाली शाखा को ही हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है यहाँ द्रव्य की, कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य या पदार्थ, दोस्तों दोनों एक ही नाम है। द्रव्य या पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ भार होता है और हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, वो वस्तु ही दोस्तों द्रव्य कहलाती है। स्थान घेरेगी दोस्तों, जिसका भार होगा और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसे महसूस कर सकते हैं। ये तीनों ही विशेषता जिसमें होगी उसी वस्तु को हम दोस्तों द्रव्य के नाम से जानेंगे। अब दोस्तों, द्रव्य की बात की तो द्रव्य से संबंधित दो टर्म्स और आती है, एक है द्रव्यमान और दूसरा आता है दोस्तों भार। हम पहले बात करते हैं द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो पदार्थ होगा ओरिजिनल उसके अंदर, उस पदार्थ की मात्रा को ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और ये सभी जगह क्या होगा दोस्तों, नियत रहेगा। द्रव्यमान का मान कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा नियत रहता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम भार की। अभी बात की थी दोस्तों हमने द्रव्यमान की, अब हम बात करने जा रहे हैं भार की। दोस्तों, वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी या अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को ही हम भार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यानी कि भार एक बल है जो पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करती है। इस बल को दोस्तों हम इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, W बराबर mg, जहां W तो दोस्तों भार हो गया और M और G क्या है, M है द्रव्यमान और G है गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों, M यानी द्रव्यमान की बात हमने कर ली थी, ये वस्तुओं का द्रव्यमान हर जगह निश्चित होगा। लेकिन बात करें दोस्तों इस गुरुत्वीय त्वरण की, देखिए दोस्तों, भार का मान इस गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। इस प्रकार से भार का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महसूस होगा या अलग अलग होगा। अब देखिए दोस्तों, इस त्वरण का मान होगा दोस्तों, ये भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा। मान बढ़ेगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर दोस्तों सबसे अधिक होगा। इस प्रकार दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवीय क्षेत्रों पर अधिकतम होता है। अब देखिए दोस्तों, भार का मान परिवर्तित होता है, ये कैसे होगा ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाओगे तो इसके मान में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होगा दोस्तों, वैसे वैसे भार का मान भी चेंज होगा। गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भार का मान भी बढ़ेगा, यानी कि भार अधिकतम कहाँ महसूस होगा दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्रों पर। दोस्तों, भार का मान अधिकतम ध्रुवीय क्षेत्रों पर होगा, जबकि न्यूनतम कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, बात करते हैं दोस्तों भौतिक राशियों की, कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, जिनमें से सबसे पहली आती है अदिश राशि। इस अदिश राशि की बात करें तो दोस्तों ऐसी भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी, उन्हें ही हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये सभी अदिश राशि के हैं, यानी कि इनमें दिशा का कोई भाव नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसके परिमाण से हमें मतलब होगा, यानी समय कितना हो रहा है, किस दिशा में होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये होंगी अदिश राशियां, यहाँ सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात होगी।
दोस्तों दूसरी जो भौतिक राशि है वो है सदिश राशि। अब बात करें दोस्तों सदिश राशि, तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दोस्तों दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो राशियां सदिश राशियां कहलाती है। और इनमें दोस्तों विस्थापन, वेग, बल, त्वरण ये आदि सभी भौतिक राशियां सदिश राशि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां हमने अदिश और सदिश दोनों राशियां पढ़ी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो दोनों में से 4 ऑप्शन देगा आपको और पूछ लेगा कौन सी एक सदिश है या कौन सी एक सदिश नहीं है, या कौन सी राशि अदिश है या कौन सी राशि अदिश नहीं है। देखिए दोस्तों ये एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, त्वरण, वेग, ऊर्जा और विस्थापन, चारों में से कौन सी राशि सदिश नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों ऊर्जा सदिश नहीं है, बाकी त्वरण, वेग और विस्थापन तीनों की तीनों राशियां सदिश राशि है। तो इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करेंगे दोस्तों, अभी हमने भौतिक राशियों की बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं मात्रकों की। देखिए दोस्तों किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए हम मात्रक का प्रयोग करते हैं। अब मात्रक दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। अब ये कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों मूल मात्रक पर चलते हैं। वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से अलग से अपने आप में राशि को प्रदर्शित कर सकते हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार से अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होगी। अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों मूल मात्रक? दूरी, द्रव्यमान, दूरी, समय, ये तीनों के ही मात्रक। दूरी का मात्रक दोस्तों आप सभी को पता है, दूरी का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का मात्रक दोस्तों सेकंड। तो इस प्रकार से ये क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। तो द्रव्यमान, दूरी और समय इनके जो मात्रक होते हैं दोस्तों, इन्हें बताने के लिए हमें अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सभी के सभी मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्युत्पन्न मात्रकों की। ऐसे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक हम मूल मात्रक से ही प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों मूल मात्रक में 7 प्रकार की राशियां होती है दोस्तों, जो मूल राशियां कहलाती है, ठीक है दोस्तों। उनकी चर्चा हम आपको आगे की क्लासों में बता देंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझ जाइएगा दोस्तों कि व्युत्पन्न मात्रकों को बताने के लिए हम मूल राशि या मूल मात्रकों का प्रयोग करते हैं। मूल मात्रकों का प्रयोग करके ही हम व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल, आयतन, चाल। इसमें देखिएगा दोस्तों मीटर आ रहा है यहाँ, लेकिन स्क्वायर यानी कि मीटर इंटू मीटर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, 2 मूल मात्रक काम में लिए हमने। यहाँ दोस्तों मीटर क्यूब, तो 3 मूल मात्रकों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों चाल, मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों यहाँ 2 मात्रक मूल मात्रक आए हैं, एक मीटर और एक सेकंड। तो इस प्रकार से दोस्तों ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, जिन्हें हम मूल मात्रकों की आवश्यकता से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों मात्रकों की पद्धतियां। कौन कौन सी पद्धतियां होती है जिनके अंतर्गत हम मापन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आती है MKS पद्धति। यहां दोस्तों M होगा, देखिए दोस्तों तीनों चीजों के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे यहाँ, दूरी, द्रव्यमान और समय। जी हाँ दोस्तों, दूरी, दूसरा होगा द्रव्यमान और तीसरा होगा दोस्तों समय। इन तीनों के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं इन राशियों को। तो हमारा जो पहला मात्रक है दोस्तों, पद्धति है दोस्तों, वो है MKS। यहाँ दोस्तों दूरी मीटर में नापी जाएगी, द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाएगा और समय सेकंड में मापा जाता है। तो ये आती है दोस्तों MKS। दूसरी आती है दोस्तों CGS पद्धति। तो दूरी दोस्तों सेंटीमीटर में हो जाएगी, द्रव्यमान ग्राम में हो जाएगा और समय सेकंड में ही रहेगा। दोस्तों जो ये CGS पद्धति है इसे फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फ्रांस में प्रचलित है। तो दोस्तों फ्रांसीसी पद्धति के नाम से CGS पद्धति को जाना जाता है। अब तीसरी पद्धति आती है दोस्तों FPS पद्धति। यहां दोस्तों दूरी को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब दोस्तों ये ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में प्रदर्शित ज्यादातर उपयोग की जाती है, इसलिए हम इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। FPS दोस्तों ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानी जाएगी और CGS
फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो एफपीएस पद्धति है ये आजादी से पूर्व भारत में पद्धति का प्रयोग किया जाता था। अब आप समझ गए होंगे आजादी से पहले तक क्यों प्रयोग किया गया था, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटेन लोग यहाँ निवास करते थे, इसलिए यहाँ ब्रिटिश पद्धति का उपयोग किया जाता था। दोस्तों कुछ सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या डायरेक्टली हमसे कहा जाता है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, इसे हम डायरेक्टली याद रखेंगे। तो दोस्तों 1 किलोग्राम में 2.2 LBS यानी कि पाउंड होते हैं। 1 किलोग्राम में दोस्तों 2.2 पाउंड होते हैं। इस प्रकार से हम इन चीजों को याद रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए दोस्तों जो SI पद्धति होती है, चौथी पद्धति है दोस्तों SI यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों इस पद्धति की बात करें तो 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया था। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि SI पद्धति की स्थापना या शुरुआत कब से हुई थी, तो 1960 से इसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी। दोस्तों ये जो पद्धति ये MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। क्योंकि दोस्तों उसी के जो पैरामीटर थे उन्हीं का हम यहाँ उपयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमने कहा था हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, वो 7 मूल मात्रक होते हैं दोस्तों, उनकी बातें करेंगे हम। 7 मूल राशियां होती है जिनके 7 मूल मात्रक होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं दोस्तों हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है दोस्तों द्रव्यमान जिसका मात्रक है किलोग्राम। दूसरा है दोस्तों लंबाई जिसे हम जानते हैं मीटर में। देखिए दोस्तों हम इन मात्रक और इनकी राशियां दोनों की बात कर रहे हैं। राशि है द्रव्यमान और इसका मात्रक है किलोग्राम। ऐसे ही लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर होता है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे चले हम तो समय का मात्रक दोस्तों सेकंड होगा, तापमान का मात्रक दोस्तों केल्विन होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, ज्योति की तीव्रता इसका मात्रक दोस्तों कैंडिला होगा, और एक है पदार्थ की मात्रा जिसे हम मोल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक आपको हमने बताए हैं। ये सारे के सारे SI पद्धति के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों एक एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन यानी कि एक तापमान को दूसरे तापमान में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों क्योंकि केल्विन SI पद्धति में काम में लिया जाता है और हम दैनिक दिनचर्या में दोस्तों अधिकतर सेंटीग्रेड रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन इन तीनों का आपस में रूपांतरण के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों जैसे हमें फ़ारेनहाइट का मान दे रखा है, अगर हम सपोज कर ले दोस्तों 41 फ़ारेनहाइट और इसे हमें चेंज करना है सेंटीग्रेड में, तो दोस्तों इन दोनों का यूज करेंगे हम फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जहां होगा। दोस्तों C/100 लिखेंगे बराबर F की जगह दोस्तों 41 माइनस 32 अपॉन 180। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ रह गया 9, तो 9/2 यानी कि 1/20। और दोस्तों यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 20। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो हम एक दूसरे यूनिट में कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर दोस्तों K माइनस 273/100। अब बात करते हैं दोस्तों हम दूरी के मात्रक। देखिए दोस्तों दूरी के हम जो विशेष मात्रक बता रहे हैं, सबसे पहला है खगोलीय इकाई AU। खगोलीय इकाई, एक खगोलीय इकाई पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को प्रदर्शित करती है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी क्या है, वो ही खगोलीय इकाई या यूनिट कहलाती है। एक खगोलीय इकाई यानी यूनिट में दोस्तों 1.4 × 10⁻11 मीटर होते हैं। बिल्कुल दोस्तों इसे याद रखिएगा, एक खगोलीय इकाई में 1.4 × 10⁻11 मीटर होते हैं। दोस्तों दूसरा जो मात्रक है दूरी का वो है प्रकाश वर्ष। दोस्तों हम यहाँ बड़े बड़े मात्रकों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय दूरी, एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं।
और दोस्तों जो लास्ट और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है दोस्तों वो है पारसेक। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन देकर पूछा जाता है पारसेक किसका मात्रक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो दोस्तों पारसेक। एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहली लाइन तो यही होगी, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक में दोस्तों 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के मध्य दूरी का मापने में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी आज की एक बेसिक क्लास थी फिजिक्स की वो समाप्त होती है मात्रक और मापन से संबंधित। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्लास अगर दोस्तों पसंद आती है तो इसे शेयर करना न भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली ही क्लास से जो इसका अगला टॉपिक होगा दोस्तों वहीं से। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।